लाठीचार्ज की सरकार आपको कहा जाता है। आपकी सरकार को कोई नहीं छोड़ा आपने, किसान, कर्मचारी, सरपंच, कोई भी अन्य हो, वर्कर हो, सब पे लाठीचार्ज किया। ये आम आदमी बात करता है कि अंबाला कैंट और अंबाला शहर में इतना भेदभाव क्यों हो रहा है। अंबाला कैंट में रंग लगे पड़े हैं तो वहीं अंबाला शहर से क्या दुश्मनी हो गई? सारी मिली हुई है लोगों को। जो प्रोजेक्ट रुके पड़े हैं, खट्टर साहब आए, उन्होंने कहा शुरुआत कर दी जाएगी। प्रोजेक्ट क्या उनका कितना कट पाएगा चुनाव से पहले? कैंडिडेट भी इस बार बीजेपी बदल सकती है कुछ जगह पर। कोई आंकड़ा बता दीजिए अगर आपके पास हो तो। अंबाला में कितनी नौकरी मिली 4 साल में? देखिए, कार्तिकेय जी तो अभी जनसंवाद कर रहे हैं, अब भी गाँव में जाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और वो डेफिनेटली संगठन के सरकार के साथ चल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, देश प्रदेश खबर आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ प्रदीप पंटाल। बीजेपी के 9 साल बेमिसाल या बदहाल, इसी कड़ी में बातचीत करने के लिए मेरे साथ आज हैं बीजेपी के जिला अध्यक्ष राजेश बतौरा जी, जिन्हें अंबाला से लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर भी बीजेपी की तरफ से देखा जा रहा है। बतौरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। 9 साल बीजेपी के हुए, हैट्रिक का दम आप लोग भर रहे हैं हरियाणा में, तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि आप लोगों का पैकअप इस बार हो जाएगा। तो क्या लगता है, वापसी होगी या फिर विदाई होगी इस बार? हरियाणा में भाजपा की सरकार ने 9 सालों के अंदर बेमिसाल काम किए हैं, सभी वर्गों के लिए काम किए हैं और हर एक वर्ग की उन्नति के लिए काम किए हैं। मैं अंबाला ज़िला की बात करूं तो अंबाला ज़िला में हमने हर वर्ग को छुआ और हर एक क्षेत्र में कार्य किया और उसके साथ कार्य से जनता खुश है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रही है। और अनेक तरह की योजनाएं, अगर मैं बताऊं तो हमारे ज़िला के अंदर कैंसर हॉस्पिटल हम अंबाला के अंदर लेके आए, हम वेटनरी हॉस्पिटल अंबाला के अंदर लेके आए, हम हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी अंबाला के अंदर लेके आए, हम अपना हाईवेज़ हमारे जो हैं अंबाला के अंदर बन गए हैं, 152 डी या फिर नेशनल हाईवे हिसार जैसे, ये सारा क्षेत्र के अंदर डेवलपमेंट भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है। चाहे आप पंचकुला यमुनानगर हम हाईवे ले लें, इस तरह के सारे जो काम हैं हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए हैं। ये काम आपने इतने गिनवाए, लेकिन इसके बावजूद लोगों के मन में थोड़ा गुस्सा क्यों है, थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी क्यों नज़र आ रही है इलाके में? नहीं, लोगों के मन में नहीं कह सकते, लोग तो पार्टी से खुश हैं। जो विपक्षी दल हैं वो कहीं ना कहीं झूठ का प्रचार करते हैं, उस झूठ के प्रचार से हम लोगों को समझ लेते हैं, लेकिन लोग जनता खुश है। चाहे हम हॉस्पिटलों में उनके इलाज की बात करें, 5 लाख तक का गरीब व्यक्ति को इलाज फ्री है, यहीं पर सारी तरह की सुविधाएं, टेस्ट उपलब्ध हो गए हैं। अपने ज़िले के अंदर ही बहुत तरह की सुविधाएं हमने दे दी हैं। बहुत तरह के जो काम है उनको पोर्टल के माध्यम से गाँव में ही CSC के माध्यम से लोग करने लगे हैं, लोग खुश हैं। लेकिन जिनकी दुकानदारियां चलती थी उनकी दुकानदारी बंद है। ऐसे नेता, ऐसे विपक्ष वो झूठ जो प्रचार करते हैं वही हमको दिखाई दे रहा है। आपने कहा काम हुआ है, तो आपके मंत्री क्यों इतने हार जाते हैं? क्योंकि एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, पिछली बार भी तकरीबन 2 मंत्रियों को छोड़ के सारे मंत्री आपके चुनाव हार गए। देखो, अलग अलग विधानसभा का अलग अलग परिसीमन होता है, अलग नीतियाँ, लेकिन हमारे यहाँ तो अनिल विज जी पिछली बार भी मंत्री थे, अब की बार फिर मंत्री बने हैं। मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री जी वो भी जीत के आए हैं, हमारे बहुत से विधायक दोबारा जीत के आए हैं। कई अलग कारण रह सकते हैं, अलग अलग परिस्थितियाँ रहती हैं विधानसभाओं की। विज साहब का नाम आपने लिया, ये नाराजगी क्यों रहती है? वो नाराज क्यों रहते हैं? खट्टर साहब के साथ क्यों नहीं बन पाती उनकी? 9 साल से देख रहे हैं वैसे ही। नहीं, बहुत बढ़िया काम हो रहा है, पूरे हरियाणा का विकास हो रहा है, दोनों मिलके हरियाणा को बनाने का काम कर रहे हैं। और अनिल विज जी और मनोहर लाल जी की जोड़ी ऐसी है कि वो हरियाणा को विकास की ओर लेके चले हुए हैं। चाहे हम होम मिनिस्ट्री के अंदर 112 डायल की बात करें, मनोहर लाल जी और अनिल विज जी ने हर एक स्थान पर वो गाड़ी खड़ी की है, किसी को भी दिक्कत होती है वो गाड़ी तुरंत वहाँ पहुँच जाती है। हॉस्पिटलों के अंदर सुविधाएं तुरंत लोगों को मिलती हैं। उन दोनों मिलके ही जो योजनाएं बना रहे हैं वो आगे बढ़ रही हैं। ये तो एक अलग बातें हैं, मीडिया के माध्यम से या फिर विपक्ष के माध्यम से जो चीज़ें निकल के आती हैं वो गलत तरह का प्रचार भी होता है। अच्छा, सबका साथ सबका विकास की आप बात करते हैं, विज साहब की आपने बात की, उनके विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी काम हो रहे हैं, कुछ रुके भी पड़े हैं। अंबाला शहर में बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट रुके पड़े हैं। ये आम आदमी एक बात करता है कि अंबाला कैंट और अंबाला शहर में इतना भेदभाव क्यों हो रहा है। अंबाला कैंट में रंग लगे पड़े हैं तो वहीं अंबाला शहर से क्या दुश्मनी हो गई? प्रदीप जी, मैं बताना चाहूँगा, अंबाला शहर भी विकास से कहीं अछूता नहीं है। अंबाला शहर के अंदर भी अभी जो मैंने वेटनरी कॉलेज की बात की लखनऊ सामने, उसका काम पोलो क्लिनिक
यहीं पर सारी तरह के टेस्ट हो गए। ऐसी जो यहाँ पर क्लिनिक आए हैं और आपके अम्बाला के अंदर ही इतने विकास के प्रोजेक्ट चले हुए हैं, इतने करोड़ों रुपए विकास का अम्बाला के अंदर लगा दिया है। अम्बाला चमक गया है। अम्बाला की जो हम 2014 से पहले की स्थिति देखते थे, आज अम्बाला उससे बेहतर बना हुआ है। हम अम्बाला की जो सड़कों की बात करते हैं, गलियों में जब हम 2014 पहले जाते थे उन गलियों में चला नहीं जाता, लेकिन आज बिल्कुल टाइल, इंटरलॉकिंग टाइल से वो गलियां, लोगों की सुविधाएं सारी मिली हुई हैं लोगों को। जो प्रोजेक्ट रुके पड़े हैं, खट्टर साहब आए, उन्होंने कहा शुरुआत कर दी जाएगी। प्रोजेक्ट क्या उनका फीता कट पाएगा चुनाव से पहले? प्रदीप जी, जितने भी प्रोजेक्ट हैं शुरू भी हमारी सरकार ने किए हैं और पूरे भी हमारी सरकार करेगी। हमारी सरकार ने सारा प्रपोजल बना दिया है, उसके ऊपर किस तरह से कार्य होना है वो सारी बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने तैयार कर ली है। विधायक जी हमारे मेहनती विधायक हैं, वो चीज़ों के पीछे लगे रहते हैं। असीम गोयल जी बड़े मेहनती व्यक्ति हैं और वो जो भी अम्बाड़े का विकास का कार्य है, आपको लगा थोड़ा सा काम अटका हुआ, उसने हमने बैठ के खुद मुख्यमंत्री जी से बात की है, वो जल्द ही ये जो काम, इन पे भी काम शुरू हो जाएगा। तो ये जो गले की फांस बनते नजर आ रहे हैं आपके विधायक असीम गोयल के लिए, क्या आप भी इस बारे में बातचीत करेंगे खट्टर साहब से, या आपने बात की हो कुछ? हम दोनों ने बात की है और मुख्यमंत्री जी ने कहा है जो भी प्रोजेक्ट है हम जल्द ही इनको पूर्ण रूप देंगे। आप जिलाध्यक्ष हैं, आपने क्या तैयारी की है अम्बाला के लिए? लोकसभा चुनाव सिर पर है। ऐसा है, हमारे प्रत्येक बूथ के ऊपर हमारी कमेटियां बन गई हैं। हमारे पन्ना प्रमुख तक का हमारा संगठन अम्बाला के अंदर प्रत्येक विधानसभा में खड़ा हो चुका है। हमारा पन्ना प्रमुख सम्मेलन अम्बाला में हो गया। 26 को हमारा अम्बाला कैंट का पन्ना प्रमुख सम्मेलन है और उसी के आसपास 1-2 दिन की तारीख में मुरैना का पन्ना प्रमुख सम्मेलन है। ऐसे ही नारायणगढ़ का पन्ना प्रमुख सम्मेलन है। यानी कि आज कांग्रेस जहां अपने जिला अध्यक्ष नहीं बना पाई, कांग्रेस जहां अपने बूथों, अपने जो ब्लॉकों के अंदर अध्यक्ष नहीं बना पाई, आज हम वहां पन्ना प्रमुख तक चले गए। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो पन्ने तक चला गया। हम पन्ना समितियों की ओर बढ़े हैं। भारतीय जनता पार्टी अम्बाला के अंदर मजबूती के साथ खड़ी है और आने वाले चुनाव के अंदर 4 की 4 विधानसभा हम जीत के प्रदेश को देने वाले हैं। अभी तो फिलहाल 2-2 हैं कांग्रेस और बीजेपी की, तो चारों पे कैसे जीतेंगे? क्या कैंडिडेट भी इस बार बीजेपी बदल सकती है कुछ जगह पर? देखो, कैंडिडेट बदलना ना बदलना ये पार्टी, प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व का काम होता है। हमारा तो काम होता है फीडबैक देना। कौन काम, किस तरह का काम चल रहा है, कहाँ क्या है, वो सारा फीडबैक हम समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को हम देते रहते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जाटों से बीजेपी को क्या दिक्कत है? कोई एलर्जी है? बिल्कुल ही पसंद नहीं करते दोनों एक दूसरे को? प्रदीप जी, मैं आपकी जानकारी लिए बताना चाहूँगा, आपके चैनल की जानकारी के माध्यम से लोगों को भी बताना चाहूँगा कि आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर कमलेश डांडा जी मंत्री हैं, जेपी दलाल जी मंत्री हैं, हमारे रणजीत चौटाला जी बीजेपी के खाते से मंत्री हैं। ऐसे आप यूपी के प्रदेश अध्यक्ष को ले लीजिए, वो भी हमारे जाट नेता हैं। आप पंजाब के मुख्यमंत्री, अपना प्रदेश अध्यक्ष को ले लीजिए, वो भी हमारे जाट नेता हैं। आप हमारे उपराष्ट्रपति ले लीजिए धनखड़ जी। यानी कि ऐसा एक धारणा जो बनी है वो गलत धारणा है। भारतीय जनता पार्टी जो सबका साथ, सबका विकास और सबको साथ लेकर समरसता की भावना से काम करने वाली पार्टी है। सबको समरस समाज करके हमारे तो हरियाणा के अंदर एक ऐसी सिस्टम खड़ा कर दिया है कि जातियों को ख़त्म करने के लिए जो भेदभाव हम देखते थे, परिवार पहचान पत्र के माध्यम से गरीब और अमीर की एक जाति बना दी, एक अमीर और एक गरीब। यानी कि वो जातियों में गरीब किसी भी जाति का हो सकता है। प्रदेश अध्यक्ष आपने बनाया है नायब सिंह सैनी जी को। अब चर्चा चल रही है कि जाटों की बीजेपी को ज़रूरत नहीं है, कि नॉन जाट अब उस वही कार्ड खेला जाएगा, वही प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। देखिए, अब तक अगर ये बात होती तो पहले भी हमारे धनखड़ जी जाट हैं, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया हुआ है। उनका कार्यकाल पूर्ण हुआ, उन्होंने बेहतरीन कार्यकाल किया, उन्होंने बेहतरीन अम्बाला, अपना पूरे हरियाणा के अंदर काम किया। उनके नेतृत्व में अम्बाला में हमने काम किया। आज उनका केंद्र के अंदर लाभ पार्टी लेगी, वो राष्ट्रीय सचिव बने हैं। क्या पता किस प्रदेश में उनको जिम्मेवारी दे दें, कहाँ उनको प्रभारी लगा दें। उनका नेतृत्व का जो उनका गुण है, उनको पूरे भारत के अंदर पार्टी उसका प्रयोग करेगी। लाठीचार्ज की सरकार आपको कहा जाता है, आपकी सरकार को कोई नहीं छोड़ा आपने। किसान, कर्मचारी, सरपंच, कोई भी अन्य हो, वर्कर हो, सब पे लाठीचार्ज किया, तो क्या चुनाव में भुगतना नहीं पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी किसी भी वर्ग के ऊपर कोई अत्याचार नहीं किया। मैं पूर्व की सरकारों की बात करूं, कांग्रेस की कंडेला कांड और ऐसे ऐसे कांड जिनमें गोली भी मार दी जाती थी और मुख्यमंत्री चलते थे। अगर वहां किसान धरना दे रहे हैं, पहले के उन वहाँ रास्ता तक नहीं बदला जाता, उस किसानों को वहाँ से डंडे मार के भगाया जाता था। लेकिन आज की जो सरकार है, आज के जो मुख्यमंत्री है, वो किसान हितैषी हैं, वो किसानों के पक्ष में है।
आज मैं अभी एक जटवार गांव से आया, वहां कुछ किसान नेताओं ने एक जन संवाद कार्यक्रम में हमारे कोई नेता आने थे, उसके विरोध में कुछ बात कही। वहां के ग्रामीणों ने उनका विरोध कर दिया कि आज हमारे गांव में सरकार कुछ लेके आ रही है और आप लोग उसका विकास का विरोध कर रहे हैं। आज जनता खड़ी हो गई है, उन लोगों के खिलाफ खड़ी हो गई है, उन लोगों को बताने लग गई है हम विकास के साथ हैं। आपकी जो ये कुछ लोग जो राजनीति कर रहे हैं उनकी राजनीति के साथ नहीं है। किसानों की आपने बात की, किसानों से 36 का आंकड़ा क्यों रहता है बीजेपी का? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितना काम, जितनी योजनाएं किसानों के लिए बनी है, किसानों के हित में बनी है, ऐसी आज तक पूर्व की सरकारें 2014 से पहले की सरकारें, हम कांग्रेस की ले लें या अन्य पार्टियों की ले लें, कभी भी किसानों के लिए चाहे 6,000 रुपये ऐसे किसानों के खाते में डालने की बात है, चाहे किसानों को हम जो मेरा पानी मेरा विरसा के माध्यम से 7,000 रुपये प्रति एकड़ उनके खेत में जो उपज है उसके माध्यम से 7,000 रुपये उनके खाते में डालने की बात है, चाहे उनको अपना पानी की सप्लाई के लिए जो उनको पाइपलाइन वगैरह और जितने भी अपना फुवारा सिस्टम है सब्सिडी देने का काम जो सरकार कर रही है, या एफपीओ के माध्यम से किसान संगठित बनाकर उनको आगे बढ़ाने का काम कर रही है, उनको ई पोर्टल से जोड़ के कहीं भी अपनी फसल को बेच सकते हैं, ऐसा उनको जो संविधान भावांतर भरपाई योजना के माध्यम से किसानों को उसकी लागत अगर कम मूल्य मिलता है उसको सरकार खुद पे कर रही है, और किसानों के लिए अनेक तरह की योजना सरकार बना रही है। काफ़ी योजनाएं आपने गिना दी, तो हर फसल को खरीदने बेचने के लिए ये धरने प्रदर्शन क्यों करने पड़ते हैं? ऐसा है, धरने प्रदर्शनों में वही आपको 50-60 लोग मिलेंगे। जब भी आप देख लीजिए, आपके पास कैमरे में फोटो होगी, हर बार जब धरना होता है 50-60 लोग होते हैं। किसान अपने खेत में काम कर रहा है, किसान अपनी फसल काम कर रहा है, किसान देश का अन्नदाता है, वो देश के लिए अन्न पैदा कर रहा है। लेकिन जिनको राजनीति करनी है वो 50-60 लोग हर बार कैमरे के सामने आपके पास, उनको पता है सरकार ने चीज़ देनी है, वो उस चीज़ के देने से 10 दिन पहले अपना धरना लगाते हैं और उनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं, वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। किसान खुश है, किसान खुशहाल है और किसान के लिए सरकार काम कर रही है। 2014 से पहले तो आप लोग भी किसानों के साथ धरने प्रदर्शन करते थे। 2014 में 2100 रुपये गेहूँ की दाम की मांग की थी धनखड़ साहब ने। 2021 आ गया, 23 आ गया, अब जाके जो है 2100 पार हुआ है। तो हमारी सरकार ने कहा ना हम लाभार्थ देंगे। जब चीज़ें शुरू होती, हमारी सरकार शुरू हुई, हाँ पहली बार जब सरकार आई, सरकार ने देखा कहाँ कहाँ कमियाँ, क्या क्या चीज़ें हैं, उन कमियों को दूर किया गया, उन चीज़ों को ठीक किया गया, और ठीक करके आज हम जहाँ कह रहे हैं किसान को उसका लाभांश का 50% मिलना चाहिए, उससे ऊपर हम पहुँच गए हैं। हम हरियाणा के अंदर 14 फसलों पर एमएसपी दे रहे हैं। कोई भी कांग्रेस का कोई राज्य बता दे इतनी फसलों पर एमएसपी दे रहा हो, कोई राजस्थान बता दे या पार्टी का कोई पंजाब बता दे या कोई और राज्य बता दे जो एमएसपी पे दे रहा हो। हरियाणा में हम 14 फसलें एमएसपी पे खरीद रहे हैं, चाहे किसी भी तरह की फसल वो 14 हम किसान के खाते में सीधा डायरेक्ट पैसा डाल रहे हैं। एक नया रिकॉर्ड आपकी सरकार ने बनाया है कि जितनी भर्तियां हैं तकरीबन कोर्ट में जाती हैं, हर भर्ती कोर्ट में फंस जाती है, पेपर लीक होने का रिकॉर्ड बना दिया। युवाओं के साथ इतना धोखाधड़ी क्यों हो रही है और विदेश तक अब युवा जाने लगे हैं, गांव के गांव खाली हो रहे हैं? प्रदीप जी, बहुत बढ़िया बात आपने कही रोजगार के माध्यम बारे में। मैं आपको बताना चाहूँगा, हुड्डा सरकार 10 साल रही, उनकी 10 साल की सरकार के शासन की नौकरियां आप देख लीजिए और हमारे 9 साल की शासन की नौकरियां, हम 1,10,000 नौकरियां भी दे सके हैं। और अभी भी पाइपलाइन में जो चल रही हैं वो अलग हैं। हमारी सरकार 10 साल पूरे करते करते 1.5 लाख से ऊपर नौकरियों से पहुंचने वाली है अपने हरियाणा के अंदर। उससे अलग एमएसएमई के माध्यम से, स्टार्टअप के माध्यम से या और इंडस्ट्रियों के माध्यम से जो लोगों को रोजगार देने का, युवाओं को रोजगार देने का काम हमारी सरकार ने किया है। पूर्व की सरकारों ने कभी इन युवाओं के बारे में नहीं सोचा। आज युवा पढ़ाई की तरफ ध्यान दे रहे हैं, आज युवा कोचिंग की तरफ जा रहे हैं, आज कोचिंग सेंटर में जा रहे हैं। नहीं, कांग्रेस सरकार में तो युवाओं का ऐसा मोह हो गया था, नौकरी जो मिलेगी भाई सिफारिश से मिलेगी या फिर पैसा देके मिलेगी। हमारी सरकार ने उस धारणा को खत्म कर दिया। अब युवा कहते हैं नौकरी मिलेगी तो टेस्ट पास करके मिलेगी, मैं कोचिंग लूंगा। माँ बाप भी कहते हैं बच्चे पढ़ो। आपकी बात सही है कि युवा कोचिंग सेंटर में जा रहे हैं, लेकिन युवा आइल्स कोचिंग सेंटर में जा रहे हैं, युवा डोंकी के थ्रू जा रहे हैं, युवा विदेश जा रहे हैं। तो अगर विदेश चले जाएंगे, इतने सैकड़ों गांव अपने ज़िले में है कि गांव के गांव खाली हो गए हैं, शादी करने के लिए कोई युवा नहीं बचे। तो ये आपकी सरकार की देन है? प्रदीप जी देखिए, आज हमारे युवा हैं और प्रगति हर कोई चाहता है। अगर वो चाहता है मैं बाहर जाके प्रगति करूं, मुझे काम करना चाहिए बाहर जाके, युवा यहाँ भी काम कर रहे हैं। हमारे देश के लोग बाहर भी, आज मैं कह सकता हूँ हमारे जो 8 लोग मैंने पीछे अखबार में पढ़ा विदेशों के अंदर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बहुत से जो पैसा वहाँ से आता है वो कहाँ आता है? भारत में ही तो आ रहा है ना, यहीं अपने क्षेत्र में तो काम कर रहा है। वो लोग आते हैं,
वो भी कमाई कर रहे हैं, हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रियाँ लगा रहे हैं यहाँ आके। तो युवा वो प्रोत्साहन जो यानी कि हर तरह का युवा है, यहाँ भी काम करना चाह रहा है, बाहर भी काम, जो बाहर जाके इच्छा काम करने का, सरकार ने तो खुद कहा है, कोई बाहर जाना चाहता है, कोई अपना काम करना चाहता है, हमारी जिस तरह की मदद हम देने के लिए तैयार हैं। पहले 5 साल में देखो नौकरी के मामले में खट्टर सरकार ने अच्छा काम किया, लेकिन इन 4 सालों में तो कोई नौकरी आई सीधा ही नहीं चढ़ी, पेपर लीक हो गया या वो कोर्ट में है। कोई आंकड़ा बता दीजिए अगर आपके पास हो तो, अम्बाला में कितनी नौकरी मिली 4 साल में? प्रदीप जी, हमारे जो पिछले 5 साल है 4,400 कुछ नौकरियां हमारे ज़िले में टोटल आई, सरकारी टोटल जो आंकड़ा हमारे ज़िले का है। इसमें सब सरकारी की बात कर रहे हैं या वो जो आपका नया पोर्टल आपने बनाया है सारे उसकी बात कर रहे हैं? सारी तरह की जो नौकरियां हमारी सरकार ने दी हैं, उसमें जो एक आंकड़ा आया है, तो यानी कि इतनी नौकरियां हमारे ज़िले के अंदर। मैं भी क्षेत्रों में, अपने गाँव की बात करूँ, मेरे गाँव से ही 4-5 लोग लगे हैं और टेस्ट पास करके लगे हैं। एक लड़की बहन मेरे पास आई, वो रोती हुई आई कि पिछली बार भैया मेरा टेस्ट पास नहीं हो पाया और मेरी मदद। मैंने कहा बहन, ये मनोहर लाल की सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप मेहनत करके पढ़िए, आपको लगने से कोई रोक नहीं सकता। और जब उसका रिजल्ट आया, वो लड़की लगी, वो फिर आई, भैया मैं लग गई। मैंने कहा था ना, वो ईमानदार सरकार है, आपको लगने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, जेजेपी के साथ क्या भविष्य है बीजेपी का? वो तो कह रहे हैं मुख्यमंत्री हमने अपना बनाना है, उसी के लिए हम काम कर रहे हैं। देखिए, जेजेपी प्रदेश की बात है और ये प्रदेश के नेता ही जानते हैं, और प्रदेश के नेता ही इस पे बात करेंगे। हमारा प्रदेश नेतृत्व ही इस पर कोई डिसीजन ले पाएगा। मैं तो अपने ज़िले की बात कर सकता हूँ। तो विपक्ष का रोल क्यों निभा रहे हैं जेजेपी वाले? कहीं बीजेपी के खिलाफ चलते हैं कई जगह? देखिए, कुछ लोगों की अपनी धारणाएं होती है, अपनी राजनीति होती है, वो हम उसको पार्टी से जोड़ के नहीं दे सकते। उसकी अपनी भी कोई अभिलाषा, अपनी कोई लालसा हो सकती है, उसके कारण कुछ लोग इस तरह की बातें कर जाते हैं। तो आप जिले 4 सीटें हैं आपकी, आप क्या मानते हैं जेजेपी के लिए कोई है खत्ता अम्बाला में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मैं कह रहा हूँ, हम पन्ना प्रमुख तक पहुँच चुके हैं। हमने पन्ना प्रमुख तक संगठन खड़ा कर लिया है, हम मजबूती के साथ खड़े हैं। हम 4 की 4 सीटों पे हम जीत दर्ज करेंगे। बाकी जो पार्टी नेतृत्व फैसला करेगी वो हमें मंजूर। चारों में बीजेपी लड़ेगी? जो पार्टी नेतृत्व फैसला करेगा, जो संगठन फैसला करेगा। अच्छा, एक पार्टी है हरियाणा जन चेतना पार्टी, विनोद शर्मा जी की पार्टी है, वो कह आपके साथ उनका एक आंतरिक गठबंधन है, राज्यसभा सांसद बनाए हैं कार्तिकेय शर्मा जी आपने। लोकसभा चुनाव में क्या उनकी मदद ली जाएगी? देखिए, कार्तिकेय जी तो अब भी जनसंवाद कर रहे हैं, अब भी गाँव में जाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, और वो डेफिनेटली संगठन के सरकार के साथ चल रही हैं। बाकी जो भी भविष्य में देखेंगे क्या होता है। नहीं, वो समर्थन करेंगे बीजेपी का लोकसभा चुनाव? देखो, वो ऊपर की बातें हैं, मैं आज की बात आपको बता सकता हूँ जो चल रहा है। अभी भी जनसंवाद कार्यक्रम हुए हैं, कार्तिक जी जनसंवाद कार्यक्रम में आए और जनसंवाद कार्यक्रम को कर रहे हैं। कार्तिक जी तो तारीफ करते हैं, सरकार की तारीफ करते हैं, मोदी जी की तारीफ करते हैं। उनकी जो पार्टी के बाकी सदस्य हैं वो पूरा बीजेपी के खिलाफ बात करते हैं, खुलकर बोलते हैं। इनके जो अध्यक्ष हैं विनोद शर्मा जी, वो भी खिलाफत करते हैं बीजेपी की पूरी। वो उनकी अपनी राजनीति है, उसके बारे में तो मैं क्या कह सकता हूँ, वो तो आपको वही बता सकते हैं क्यों करते हैं। जनसंवाद की आपने बात की, कोई हल भी हो रहा है इसमें या सिर्फ पर्चे इकट्ठे किए जा रहे हैं? जनसंवाद के माध्यम से जितनी भी एप्लीकेशनें आती हैं, तुरंत वहीं पर अगर मुख्यमंत्री आते हैं तो डीसी, एसपी, सभी जिले का प्रशासन वहाँ होता है। जो उस स्तर की प्रशासन की जो समस्याएं होती है वो तुरंत वहीं पर उसका समाधान हो जाता है। कुछ महीने में होने वाली होती है, 1.5 महीने में माननीय मुख्यमंत्री जिस भी विभाग में होता है उन विभागों में भेजने का काम करते हैं, और लगभग 1-1.5 महीने के अंदर वो इस तरह की समस्याएं सारी समाधान होने का काम, लोगों के फीडबैक आ रहे हैं कि जो हमने पोर्टल के, जो हमने जनसंवाद में समस्या दी है उसका हमारा निवारण हो रहा है। तो अगर लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, लोकसभा की कितनी सीटें आप मानते हैं हरियाणा में आ जाएगी, और विधानसभा में क्या टारगेट है? देखिए, मैं अम्बाला की बात करूं तो अम्बाला में 4 की 4 हम भारतीय जनता पार्टी को जीत के देने वाले हैं, और अम्बाला लोकसभा में अम्बाला ज़िला बेहतरीन प्रदर्शन करेगा, और अपनी लोकसभा के अंदर अम्बाला से हम लोकसभा में यहाँ से जीत के जाएंगे। और हरियाणा के अंदर भी जैसे मनोहर लाल जी काम कर रहे हैं, जैसे हमारे हरियाणा का प्रदेश नेतृत्व काम कर रहा है, हम 10 की 10 सीटें जीत के लोकसभा की आएंगे। लेकिन हालात तो थोड़े ख़राब नज़र आ रहे हैं बीजेपी की हरियाणा में। कांग्रेस की लग रहा है कि इस बार कांग्रेस थोड़ी हावी नज़र आ रही है। कहाँ कांग्रेस हावी नज़र आ रही है? किस उससे आप नज़रिए से देख रहे हैं? हुड्डा जी अपनी कांग्रेस चला रहे हैं, शैलजा जी अपनी कांग्रेस चला रही हैं, और कई तरह के ग्रुप बने हुए हैं, अलग अलग कांग्रेस काम कर रही है। कांग्रेस तो कहीं दिखाई नहीं देती, गुटों में बटे हुए कुछ लोग दिखाई देते हैं।
और भारतीय जनता पार्टी का संगठन एक है, मिलकर काम करने वाला संगठन है और सबको साथ लेकर चलने वाला संगठन है। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर कभी क्षेत्रवाद की बात नहीं हुई, सबको साथ लेकर चलने की बात हुई है। पूरे हरियाणा के अंदर माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में 90 के 90 हलकों में समान रूप से विकास हो रहा है। अगर हम पूर्व की सरकारों की बात करें, वो एक क्षेत्र का विकास करते थे, लेकिन हम सर्व पूरे हरियाणा का विकास करने की तरफ बढ़े हुए हैं। 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे सरकार को? सरकार को 10 में 10 नंबर देंगे। जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको विषय के लिए। तो ये थे बीजेपी के जिलाध्यक्ष राजेश बतौरा। साफ तौर पर कहना है कि सरकार ने एक समान विकास कार्य किए हैं और बीजेपी की लहर इस बार फिर से चलेगी और लोकसभा और विधानसभा में पार्टी अपना परचम लहराएगी। लेकिन ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी को इस बार चुनावों में काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा और जो कुछ भी हमने सवाल पूछे बड़े ही बेबाकी से इन्होंने जवाब दिए। अगली बार एक नए अतिथि के साथ फिर से चर्चा करेंगे।